वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखे थे। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कैले टेबल भी आपने बनाई थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की। तो उसके बाद एक और ग्रुप दे रखा है, इसका स्पेशल नाम है क्लैन फोर ग्रुप। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है हमारे ग्रुप थ्योरी में, कि जब भी हम आगे आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म की जब बात करते हैं तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसको हम K4 से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट होते हैं E A B C। E A B C इसमें आपके पास होता है A गुणा B करो तो C आता है, और A गुणा C करो तो B आता है, और B गुणा C करो तो A आता है। इस प्रकार की इसमें प्रॉपर्टी होती है। इसकी अगर आप टेबल देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बनती है E A B C E A B C। E आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये E A B C A B C। आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कराओगे तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। और A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो E आ गया, ये भी आपके पास E आ गया, और ये भी आपके पास E आ गया। अब A इंटू B करोगे तो C आ गया, A इंटू C करोगे तो B आ गया, B इंटू A करोगे तो C आ जाएगा, C इंटू B करोगे तो A आ जाएगा, ये करोगे तो B आ गया, और ये करोगे तो A आ गया। तो ये आपके पास इसकी टेबल बनती है। आप चेक कर सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसके पैरेलल रो और पैरेलल कॉलम यही आ रहा है आपके पास। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे, एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड हो रही है। इसके बाद अगर कम्यूटेटिव की बात करो तो ये आपके पास जो डायगोनल है, इसके लिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो इन्वर्स की अगर बात करें तो E का इन्वर्स E है, A का इन्वर्स A है। जैसे अगर आप इसमें चेक करना चाहते हो तो ये देख सकते हो, हर एक रो में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो E के ये इसके लिए अगर करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ऊपर इसके आइडेंटिटी एलिमेंट ऊपर एलिमेंट कौन सा है? E। इसका मतलब जो E का जो इन्वर्स होगा वो आपके पास E होगा, E का इन्वर्स है वो E होगा। अब अगर हम बात करें A के इन्वर्स की, तो इसके सीध में जो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए जो टाइटल रो में जो एलिमेंट आपके पास वो है A। तो A का इन्वर्स है वो A हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम B के इन्वर्स की बात करें तो इस लाइन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट थर्ड पोजीशन में मिल रहा है, तो इसके लिए जो टाइटल रो में एलिमेंट है इसके ऊपर वो आपके पास है B। तो आपके पास B का जो इन्वर्स है वो B मिलेगा। इसी टाइप से अगर आप C की बात करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है, और इसके लिए जो टाइटल रो में एलिमेंट है वो C है। तो इसका मतलब C का इन्वर्स है वो C आएगा। मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, या इसको ऑपरेशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, संक्रिया आप भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, और E है वो आइडेंटिटी भी मिल गया आपको। सारी प्रॉपर्टीज को ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब K4 इज एन अबेलियन ग्रुप। ये K4 है वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। और इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें 4 एलिमेंट है E A B C। ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, किसी समूह की कोटि क्या होती है, कि उस आपके पास समुच्चय में या उस ग्रुप में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे एक कल जो आपने किया था 1 ओमेगा स्क्वायर की अगर हम बात करें,
अगर हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कल हमने देखा था, इसी टाइप से एक और सेट हमें दे रखा है, जैसे नाम दे लेते हैं इसको S। इसमें दे रखा है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और जो ऑपरेशन है वो दे रखा है मल्टीप्लाई का। तो हमें चेक करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा जहाँ पे आयोटा का मान है वो दे रखा है हमें √(-1). तो हमें चेक करना है कि S है वो गुणा की संक्रिया के लिए एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी कैले टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया था आप किसी भी क्रम में इन नंबर्स को लिख सकते हो, जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे आ गया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जो क्रम आपने टाइटल रो में लिखा है, जो आपने क्रम है वो मुख्य पंक्ति में लिखा है, वही आपके पास मुख्य स्तंभ में भी होना चाहिए। अगर आप पहले 1 लिख रहे हो तो कॉलम में भी आपको 1 लिखना है, लास्ट में अगर आप माइनस का आयोटा कर रहे हो तो कॉलम में भी आपको माइनस का आयोटा करना है, तभी आप कैले टेबल को सही तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 1 को सबके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, ये -1, ये i और ये -i, i का मतलब यहाँ पे आयोटा से, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, ये +1, ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा, ये आपके पास आयोटा माइनस आयोटा -1 +1, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, आयोटा को आयोटा से -1 +1 और ये आपके पास -1। तो ये आपके पास इसकी कैले टेबल बन गई। हाँ, कैले टेबल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ में कोई भी अवयव है वो पुनरावर्त उस अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। इन एवरी रो एंड इन एवरी कॉलम एनी एलिमेंट डज नॉट रिपीट। कोई भी आपके पास इसके रो या कॉलम की बात करें तो उसमें कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो सकता। आप देख सकते हो फर्स्ट रो में जो चारों एलिमेंट है, चारों के चारों डिस्टिंक्ट हैं। अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूं तो इसमें भी आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम में आपके पास एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर गया इसका मतलब जो आपको दिया गया सेट है वो ग्रुप नहीं बन रहा। अगर वो ग्रुप नहीं बनेगा तो ही ऐसा संभव है, अगर वो ग्रुप बनेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें अवयव है वो रिपीट करें। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा क्यों नहीं होता वो हम आगे पढ़ेंगे जब कैंसिलेशन लॉ की बात करेंगे। अभी वैसे एक ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी रो या कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए अगर आप उसको ग्रुप प्रूफ कर रहे हो। क्यों? अगर कहीं ग्रुप उसमें रिपीट हो गया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ग्रुप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ चेक करते हैं समर्थता, क्लोजर के लिए इस जो ये मैट्रिक्स बनी है इसके जो अवयव हैं वो सारे के सारे इसी समुच्चय S के एलिमेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि S है वो गुणन संक्रिया के लिए समवर्तता का पालन करता है। तो मैट्रिक्स के, या इसको ऑपरेशन मैट्रिक्स लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑपरेशन मैट्रिक्स के सभी अवयव समुच्चय S के ही अवयव हैं, अतः S गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होगा। In matrix, in operation matrix, all elements are elements of S. Then it is closed under multiplication. इसी टाइप से अगर हम साचर्यता की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव या साहचर्यता। अगर हम साचर्यता की बात करें तो ऐसा है समुच्चय S सम्मिश्र संख्याएं
का एक उप समुच्चय है। सेट S is a subset of कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट है। एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, which implies then it is associative in S। समुच्चय S है वो सम्मिश्र संख्याओं का एक उप समुच्चय है तथा जो गुणन संक्रिया है वो सम्मिश्र संख्याओं में साहचर्यता का पालना करती है, अतः वो S में भी साहचर्य होगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो जो टाइटल रो टाइटल कॉलम है उसके बिल्कुल अगर हम पैरेलल की बात करें तो ये जो आपके पास रो आ रही है और ये जो आपका कॉलम है ये बिल्कुल इनके पैरेलल है, तो जो इसका उभयनिष्ठ अवयव है 1 वो आपके पास तत्समक अवयव हो जाएगा। तो 1 belongs to S is the आइडेंटिटी एलिमेंट। अवयव एक बिलोंग्स टू S तत्समक अवयव है। अब हम 4 नंबर की बात करते हैं, प्रतिलोम या इनवर्स। अगर आप इन्वर्स की बात करते हो तो बस सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक आ रहा है, एक का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट रो में 1 आ रहा है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। हर एक एलिमेंट में आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और किस एलिमेंट का इन्वर्स कौन सा होगा वो भी आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं 1 के इन्वर्स की बात करूँ या -1 के इन्वर्स की बात करें या आयोटा के इन्वर्स की बात करें या माइनस आयोटा के इन्वर्स की बात करें, तो देखो 1 के अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 के सीध में आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा और ऊपर आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स है वो 1 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप -1 की बात करते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है और इसके जो ऊपर टाइटल रो में जो एलिमेंट है वो आपके पास है -1, तो -1 का जो इन्वर्स है वो -1 हो जाएगा। और आयोटा की अगर आप बात करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 4th पोजीशन पे मिल रहा है और इसके लिए जो टाइटल रो में एलिमेंट है वो आपके पास है माइनस का आयोटा, तो आयोटा का जो इन्वर्स है वो आपके पास होगा माइनस का आयोटा। और अगर माइनस आयोटा की बात करेंगे तो 3rd पोजीशन पे आपको 1 मिल रहा है और टाइटल रो में जो 3rd पोजीशन पे एलिमेंट है वो आयोटा है, तो माइनस आयोटा का इन्वर्स है वो आयोटा है। इन्वर्स का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को प्रोडक्ट करा मतलब ऑपरेट कराना है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो आयोटा को अगर आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और वो आप चेक कर सकते हो मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 5वीं चीज चेक करते हैं, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। तो ऑपरेशन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, which implies S multiplication is an abelian group। ये आपके पास ऑपरेशन मैट्रिक्स है जो हमने ये एक मैट्रिक्स बनाई है। आप चेक कर सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल के लिए सिमेट्रिक आ रही है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, जो सम्मिताभ्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ये क्रम विनिमयता का भी पालना करेगा। तो सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर दी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, 5 प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एक
अबेलियन ग्रुप होगा S मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये 4 ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप है। अभी हमने जो K4 की बात की थी वो भी 4 ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इस पे अगर ध्यान दोगे तो वहाँ पे क्या था कि हर एलिमेंट है वो खुद का इन्वर्स था। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद के इन्वर्स हैं। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद के इन्वर्स नहीं हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। K4 में सारे एलिमेंट खुद के इन्वर्स थे, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये किस टाइप से होते हैं वो हम आगे डिटेल में जब भी आप हायर स्टडी में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आसान चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई तो आप डायरेक्ट चैट के थ्रू हमें बता सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। हाँ, इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि दी सेट, एक सेट आपके पास है कि S आपको दे रखा है Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड Z इक्वल टू 1। Z बिलोंग्स टू C मोड Z इक्वल टू 1। ऑपरेशन आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एक समुच्चय दिया हुआ है S जिसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस है वो 1 आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड का मतलब क्या होता है कि आपके पास नंबर अगर Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार के होते हैं? A प्लस आयोटा B प्रकार के, जहाँ पे A और B है वो रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया कि A प्लस आयोटा B है, तो उसके मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जैसे मान लिया आपने, जैसे इधर देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है a, b। ठीक है, a, b का मतलब आपके पास कि a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित युग्म होता है जिसका जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या वास्तविक भाग कहलाता है, और जो सेकंड प्लेस पे नंबर आ रहा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोड जेड की जो आपके पास कंसेप्ट है, मोड जेड आपके पास होता है, अगर ये हम इसको जेड माने a प्लस आयोटा b को, तो मोड जेड आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आपके पास जो ओरिजिन है उससे उस बिंदु की जो आपके पास डिस्टेंस है, आप इसको अगर मिला देते हो तो ये जो आपके पास ओरिजिन है 0,0, तो 0, 0 से a b की जो दूरी होगी वो आपके पास इसका मॉडुलस होता है, या इसको हम मापांक भी बोलते हैं। तो अगर ये दूरी आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ये लंबाई आपके पास a है, ये लंबाई आपके पास b है, और ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो कितनी हो जाएगी? ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है, क्यों? आपने परपेंडिकुलर डाला है। तो ये a है, ये b है, तो ये हाइपोकॉन्टिन्यूअस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जो मोड जेड है, ये जो मोड जेड होता है आपके पास, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये आपके पास होता है मोड जेड, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि मोड जेड का मान है वो 1 है। तो ये भी आप देख सकते हो कि किस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। जैसे मान लो कि आपके पास ओरिजिन है, अब
आपको इस ओरिजिन से 1 डिस्टेंस के पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि मोड z इक्वल टू 1, मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 हो। एक दूरी के अगर आपको पॉइंट निकालने हैं, से मान लो कि ये आपके पास है एक दूरी, तो क्या करोगे, अगर मैं 1 रेडियस का एक सर्कल बना देता हूँ, तो 1 रेडियस का जो सर्कल है आप कहीं भी देख सकते हो, ये इसकी रेडियस तो हर एक जगह 1 ही रहेगी। तो इस सर्कल पर कोई भी अगर आप पॉइंट ले रहे हो तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 1 है। इसका मतलब ये जो आपके पास एक सेट आया है जिसमें मोड z इक्वल टू 1 है, ये इस सर्कल के पॉइंट्स की बात हो रही है। सर्कल की जो परिधि है, जो सर्कल है उसमें सिर्फ एक लाइन ही है, सर्कल है उसमें हम सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं, अंदर की बात नहीं करनी। अगर आप सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स की बात करोगे तो वो एक डिस्क बन जाता है, हमें सिर्फ सर्कल की बात करनी है। तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट हैं या इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे हमारे इस समुच्चय, इस सेट में आएंगे। और इस पे कुल कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो हमारे इस सेट में होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, हमें सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है। तो सबसे पहले आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मान लिया हमने कि लेट z1 z2 बिलोंग्स टू S, 2 एलिमेंट मान लिए। अगर दोनों एलिमेंट है इसका मतलब z का मॉडुलस भी 1 है और z2 का मॉडुलस भी 1 होगा। क्यों S में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो दोनों के दोनों का मॉडुलस 1 होगा। अब अगर आपको गुणात्मक ग्रुप प्रूफ करना है तो क्लोजर के लिए क्या करेंगे कि अगर 2 अवयव हमने इसमें लिए हैं तो दोनों का गुणा भी इसी समुच्चय में होना चाहिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो z1 z2। अब हमें यह चेक करना है कि z1 z2 S का एलिमेंट है या नहीं है, तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। अगर इसका मॉडुलस 1 आ गया, अगर इसका मॉडुलस 1 आ गया तो ये एलिमेंट इसी समुच्चय में होगा, क्योंकि जिन जिन एलिमेंट्स का मॉडुलस 1 आए वो सारे के सारे S के एलिमेंट हैं। और अगर मॉडुलस 1 नहीं आया तो इसका पॉइंट नहीं होगा। तो z1 z2 का अगर मॉडुलस निकालोगे तो ये मोड z1 इंटू मोड z2 हो गया, ये 1 इंटू 1 1 आ गया। इसका मतलब z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है वो 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z1 इंटू z2 है वो S का एलिमेंट है। इसका मतलब जो ये समुच्चय था वो गुणन संक्रिया के लिए एक संवर्त स्ट्रक्चर बन रही है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। इसके बाद सेकंड हम चेक करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए S समिश्र संख्याओं का एक उपसमुच्चय है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मान लिया कि लेट z1 z2 z3 बिलोंग्स टू S, देन z1 डॉट z2 डॉट z3 इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z3। यह आ गया आपके पास, ठीक है। तो कोई भी आप एलिमेंट लेते हो इसमें तो एसोसिएटिव का पालन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि जो भी ऑपरेशन आपके पास दे रखा है वो अगर आप ऑपरेट कराते हो तो रिजल्ट पे कोई जो भी आपका जो एलिमेंट है वो आपको रिजल्ट में एज इट इज मिल जाए। तो अगर मैं 1 से किसी एलिमेंट को जैसे 5 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, या 2 + 3 आयोटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो 1 का अगर मॉडुलस देखोगे तो 1 नहीं आएगा। तो 1 का मतलब क्या, 1 + 0 आयोटा। तो 1² + 0 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो मोड 1 है 1 आ गया। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू S, मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। एक चीज़ का भी आपको तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं पूछूं कि √4 की वैल्यू क्या होगी, तो एक आ गया 2 और एक आ गया ±2।
अगर हम √4 का बात करें तो √4 की वैल्यू या तो 2 या ±2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू सही है तो आपको हमेशा 2 को पिक करना है। 2 √4 का मान 2 होता है। रूट में अगर कोई संख्या हम बात कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है, ये संख्या नहीं होगी। √4 का मतलब होता है प्लस का 2, ना कि माइनस का 2। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिटी के बाद हमें बात करनी है इनवर्स की। अगर हमें इन्वर्स निकालना हो, फोर्थ आपके पास है इन्वर्स, तो मान लिया कि लेट z बिलोंग्स टू s, इट्स इम्प्लाइड मोड z इक्वल टू 1। अगर z है वो s का एलिमेंट है तो इसका मॉडुलस है वो 1 होगा। अब अगर मॉडुलस 1 है तो हमें ये चेक करना है कि इसका इन्वर्स है वो इसमें होगा या नहीं होगा। तो z का इन्वर्स है वो 1/z होता है। जैसे अगर 1 + 3 आयोटा का इन्वर्स निकालना हो तो क्या होगा, 1/1 + 3 आयोटा, फिर उसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम आगे हल करते थे। तो यहाँ पे अगर z के इन्वर्स की बात करें तो 1/z होगा। अब 1/z अगर ये s में है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का मॉडुलस ज्ञात करेंगे। अगर इसका मॉडुलस 1 आया तो s में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मैं z इन्वर्स के मॉडुलस की बात करूं तो ये क्या आएगा, 1/mod z। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/mod z, और mod z तो 1 हमें दिया हुआ है, तो 1/1 ये आपके पास आ गया 1। मतलब z इन्वर्स का जो मॉडुलस है वो 1 आ रहा है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि z इन्वर्स है वो s का एक एलिमेंट है। तो s में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया। तो क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स हमने चेक कर दिया। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S मल्टीप्लिकेशन S है वो मल्टीप्लाई के लिए एक ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है। अब अगर आपको अबेलियन भी चेक करना हो तो वो भी 5 नंबर प्रॉपर्टी ऐड कर दो, ये कम्यूटेटिव। देखो ये ध्यान देना इस चीज़ पे, अगर पेपर में सिर्फ ये बोला गया है कि ये आपके पास एक ग्रुप होगा तो आप यहाँ तक करोगे 4 चीज़ें। अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि ये अबेलियन ग्रुप है या ये क्रम विनिमय समूह है तो हम कम्यूटेटिव का भी यूज करेंगे। तो कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा कि मान लिया कि लेट z1 z2 बिलोंग्स टू s, तो z1 डॉट z2 है वो z2 डॉट z1 के बराबर होता है फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू s। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। a को b से मल्टीप्लाई करो चाहे b को a से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आता है। तो अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी हमने होल्ड करा दी तो हम बोल सकते हैं कि z मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये अबेलियन ग्रुप पूछे आपके पास क्वेश्चन में तो ही ये करना है। अगर आपसे अबेलियन ग्रुप ना पूछे, सिर्फ ये बोला जाए कि ये सिर्फ एक ग्रुप होगा, तब आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी है जब तक कि आपसे क्वेश्चन में पूछा ना जाए, ठीक है। क्यों हमें ज़्यादा नहीं करना, जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का आंसर करना है। हाँ, इसके बाद 3 नंबर एग्जाम्पल। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए, कोई भी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो या कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बाद आपको दे रखा है प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। द
सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन is an finite abelian group। ठीक है, हिंदी में अगर लिखोगे तो इकाई के nवें मूलों का, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली समूह बनाता है। ये आपको सिद्ध करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इकाई के nवें मूलों का मतलब क्या है। इकाई के nवें मूलों का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा नंबर हो जिसकी पावर n करने पे आपको 1 मिल जाए। जैसे अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूँ तो 1 मिलेगा, तो ये इकाई का पहला मूल हो गया, n का मान 1 है। अगर मैं 1 की पावर 2 करूँ तो भी 1 मिलेगा, और -1 की पावर 2 करूँ तो भी 1 मिलेगा। तो ये इकाई के सेकंड मूल हो गए ±1। अगर मैं 1 की पावर 3 करूँ तो 1 मिलेगा, ओमेगा की पावर 3 करूँ तो भी 1 मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करूँ तो भी 1 मिलेगा। तो ये आपके पास थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, आपके पास इकाई के घनमूल होते हैं। इसी टाइप से अगर मैं 1 की पावर 4 करूँ तो भी 1 मिलेगा, -1 की पावर 4 करूँ तो भी 1 मिलेगा, आयोटा की पावर 4 करूँ तो भी 1 मिलेगा, और माइनस आयोटा की पावर 4 करूँ तो भी 1 मिलेगा। तो ये आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इकाई के चौथे मूल हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप nवें मूलों की बात कर रहे हो, इसका मतलब z⁻n = 1। इसके जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे वो सारे के सारे इसके मूल होंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे n बराबर अगर आप 1 रखोगे तो z बराबर 1 नंबर आ गया। अगर आप n का मान 2 रखते हो तो z² = 1, ये आ गया z² - 1 = 0, ये आ गया z - 1, z+1 = 0, यहाँ से आ गया z इसको 0 रखेंगे तो 1, इसको 0 रखेंगे तो -1। तो यहाँ से आप ये नहीं कर सकते कि z² बराबर 1 है तो z बराबर ±1, नहीं। ग्रुप थ्योरी अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं करना। हाँ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ो तो आप ये कर सकते हो, क्यों अभी हमने देखा था कि √4 का मान +2 होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो z बराबर आ गया ±2। इसी टाइप से अगर आप n का मान 3 रखते हो तो ये आ गया z³ = 1, यहाँ से लिख सकते हो z³ - 1 = 0, या 1 को 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² + ab + b² = 0। इसको अगर 0 के बराबर रखोगे तो 1, इसको 0 के बराबर रखोगे तो z का मान -b + b² - 4ac/2 है। तो -1 + ये आपके पास आयोटा √3/2, और यही आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसी टाइप से अगर आप n का मान 4 रखते हो तो z⁻4 = 1, यहाँ से z⁻4 1⁻4 = 0, a² - b², इसको मैं लिख सकता हूँ z² - 1, z² + 1 = 0, यहाँ से z - 1, z+1, z² + 1 = 0। अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो z का मान 1 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, और इसको करोगे तो आयोटा और माइनस आयोटा आ गया। तो ये इसके 4 मूल आ गए। इसी टाइप से अगर आप z की पावर 5
बराबर 1 करोगे तो उसको दूसरी साइड ले आओ, z की पावर 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 0। वहाँ से आप a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी ए रेज़ टू पावर 4 प्लस ए क्यूब b प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब प्लस बी रेज़ टू पावर 4, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप z के मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं इकाई के nवें मूल, मतलब पावर n करने पे आपको 1 आए। अगर मैं इकाई के चौथे मूल की बात करूं तो 4 हो जाएंगे प्लस 1, 1 की पावर 4 भी 1 होता है, माइनस 1 की पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 4 भी 1 और माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1। तो इकाई के 4th मूल है, ये 3rd मूल है, ये 2nd मूल है और ये 1 है वो तो 1 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम nवें मूलों की बात करते हैं, पर हमें यह सिद्ध करना है कि ये एक आबेलियन ग्रुप होता है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पता होना चाहिए कि nth मूल क्या होते हैं। मैं सीधा अगर यहाँ पे लिख देता कि यहाँ ऐसे ऐसे हम एलिमेंट लेंगे और ये हो जाएगा, तो उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। कि पढ़ने का मज़ा या पढ़ाने का मज़ा तभी आता है जब सामने वाले को समझ में आए, या आपको भी मज़ा तभी आएगा जब सारी चीज़ें समझ में आए। जो भी चीज़ समझ में ना आए किसी भी प्रकार की, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, किसी प्रकार का इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर, ये पहले हम मान लेते हैं कि लेट s इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट z रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, एक इकाई के nवें मूलों का समुच्चय है। Let S equal to this is a set of nth root of unity। ये आपके पास यूनिटी के nth रूट हैं। तो आप देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो इसको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको नॉन एम्प्टी दिखाना है तो सबसे पहले वी नो दैट ये हम जानते हैं। क्या जानते हो? हिंदी में भी हम जानते हैं, अंग्रेजी में भी हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या है कि a की पावर n है वो 1 होता है। जानते हो ये चीज़ कि a की पावर n है वो 1 होता है। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू s। क्यों? s में कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं? वो एलिमेंट जिनकी पावर n करने पे आपको 1 मिले। तो 1 की पावर n करने पे भी आपको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 है वो s का एक एलिमेंट होगा। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि s है वो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। s है वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। तो ग्रुप की डेफिनेशन में हमने सबसे पहली लाइन ये लिखी थी कि लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G। वो सब बात की बात है। सबसे पहली लाइन है कि लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ये नॉन एम्प्टी सेट तो कम से कम होना चाहिए। तो मान लिया हमने ये दिखा दिया कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लोजर। तो क्लोजर के लिए मान लिया आपने कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। ए और बी अगर एस के एलिमेंट हैं, इसका मतलब क्या है कि ए रेज़ टू पावर एन बी 1 है और बी रेज़ टू पावर एन बी 1 है। अगर आपको क्लोजर प्रूफ करना है और ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का दे रखा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए गुणा बी है वो इसमें होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, ए बी हमें ये चेक करना है। तो हमें चेक करना है कि ए बी की पावर n है वो किसके बराबर है। अगर ए बी की पावर n आपके पास 1 आ गया तो ये s में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू बी की पावर n। a की पावर n भी 1 है, b की पावर n भी 1 है, तो ये आ गया 1। इसका मतलब ए बी की पावर n भी 1 आ गया, मतलब ए बी है वो s का एक एलिमेंट हो गया।
एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है हमें, ये हालांकि हमने तो अभी यूज कर लिया इस चीज़ का, ए बी की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो ये ए बी गुणा ए बी होता है। अगर मेरे को ए बी की पावर 2 करनी है तो ये ए बी गुणा ए बी होगा। इसको हम ये नहीं लिख सकते कि ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ये नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमने लिखा है कि ए बी की पावर एन है वो ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन है, पर ये हमेशा नहीं होता। यहाँ पे ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ये हमें पता है कि आप Z1 गुणा Z2 करो तो Z2 इंटू Z1 के बराबर होता है, इसलिए हम ये चीज़ लिख पा रहे हैं। इन जनरल ऐसा नहीं होता, जहाँ पर ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो अगर 2 मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर करना है तो इसको आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि ये इसके बराबर होता है क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है, या ये चीज़ आप सबसे पहले भी दिखा सकते हो कि ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपके पास आएगा एसोसिएटिव। साहचर्यता। तो मान लिया अब वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सबसेट है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा, कॉम्यूटेटिव सेट बनेगा, सॉरी एसोसिएटिव होगा। तो एस समिश्र संख्याओं का एक उपसमुच्चय है तथा मल्टीप्लिकेशन समिश्र संख्याओं में सहचारी होता है। अतः एस में भी सहचारी होता है। तीसरा आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव। अगर आप तस्मक अवयव की बात करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करोगे, तो मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास 1 होता है, और हम स्टार्टिंग में भी दिखा चुके हैं कि 1 है वो एस का एक एलिमेंट है। तो 1 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 1 बिलोंग्स टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जो मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 होता है, और 1 है वो एस में होगा, हम ये स्टार्टिंग में ही दिखा चुके हैं। तीसरा आपके पास चौथा आपके पास है इनवर्स। तो मान लिया कि लेट a बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज a रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a, और ये एलिमेंट है वो s में होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी पावर है वो n कर देंगे, तो 1/a रेज़ टू पावर n, ये 1/a रेज़ टू पावर 1, 1/1 इक्वल टू 1। इसका मतलब कि इफ a बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज a इनवर्स बिलोंग्स टू s। अगर a s का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी s में ही है। इसका मतलब s में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि s मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, एक समूह है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें ये बताना है कि आबेलियन भी है और फाइनाइट भी बताना है। इज अ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप, एक परिमित आबेली समूह है। परिमित भी ऐड कर दो। तो इस साइड का मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। हाँ, 5 नंबर आपके पास है क्रम विनियमितता।
कॉम्यूटेटिविटी या क्रय विनिमयता। इसके लिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब A डॉट B इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S मल्टीप्लिकेशन इज एन आबेलियन ग्रुप। ये आपके पास एक आबेलियन ग्रुप आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो आप ये देख सकते हो Z⁻n इक्वल टू 1 है। तो ये क्या है, एक n घात का बहुपदी है। और आपने ये पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में, बीजगणित की मूलभूत प्रमेय में, कि n घात के बहुपद के n मूल होते हैं। ठीक है, तो Z⁻n इक्वल टू 1, Z में n घात का एक बहुपद है, अतः Z के कुल n मूल होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ S है वो n होगी, मतलब S है वो एक परिमित आबेलियन ग्रुप है जिसमें n अवयव हैं। ठीक है, इसका मतलब अतः S एक परिमित आबेलिक समूह है। S इज ए फाइनाइट आबेलियन ग्रुप, और ऐसा फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है जिसमें n एलिमेंट है और n आपके हाथ में है कि n का मान आप क्या रखना चाहते हो। जैसे हमने ओमेगा वाला किया था, वहाँ पे n का मान 3 था, और आज जो पहला एग्जांपल किया आयोटा वाला, वहाँ पे n का मान 4 था। तो आप अपनी तरफ से कोई भी n का मान लेके आप और भी कर सकते हो, जैसे n का मान 5, 6, 7 कुछ भी ले लो, वो भी आपके पास सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर n का मान आप 6 लेते हो तो आपको नंबर कौन कौन से मिलेंगे, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, माइनस का ओमेगा मिलेगा, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर भी मिलेगा। तो ये 6 अवयव आपको मिलेंगे। वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता। आप उसकी कैले टेबल भी बना सकते हो और आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण दे रखा है Z5। इसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5। और ये हमने ऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था स्टार्टिंग की क्लासेज में। तो इसकी हम कैले टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर Z5 की जगह Z6, Z7, Z8, Z9 कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पे Zn है तो उसके जो अवयव होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और n-1 तक जाते हैं। यहाँ पे n का मान 5 है तो 5 - 1 4 तक जा रहे हैं। तो 0 से लेके 4 तक के अवयव आएंगे। ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 5 का बनेगा। तो ये अभी हम चेक करेंगे। हालांकि एक ग्रुप बनता है, एक आबेलियन ग्रुप भी बनता है, एक साइक्लिक ग्रुप भी बनता है, वो सब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तब आएगी ये चीज़ें। तो ऑपरेशन स्टार्ट करो, 0 को सब में जोड़ो। तो ये 0, 1, 2, 3, 4।
1 को सब में जोड़ेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और अगर ये 5 हो गया तो इस समूचा में तो नहीं है, तो हमने एडिशन मॉडुलो 5 का ऑपरेशन पढ़ा था कि जो भी रिजल्ट आ रहा हो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर हम 5 का भाग देंगे और उसके बाद हम शेषफल लिखेंगे। तो 5 पे 5 का भाग दो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। इसी टाइप से अगर 2 ऐड करोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 2 + 3 5, भाग दोगे तो 0, 2 + 4 6, 6 पे अगर 5 का भाग दोगे तो शेषफल आ गया 1। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 3 4, यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास 0 आएगा, 3 और 3 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 4 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 की बात करो तो 4 4 1 5, ये 0, 6 की जगह 1 आ गया, 7 की जगह 2 आ गया और 8 की जगह 3 आ गया। तो ये आपके पास इसकी केले टेबल बन गई। अब अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, समवर्तता। तो समवर्तता के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी इसके अवयव आ रहे हैं, जो ऑपरेशन टेबल आपने बनाई है, इसके सारे के सारे एलिमेंट Z5 के आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक समवर्तता को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन मैट्रिक्स के सभी अवयव Z5 के ही अवयव हैं, अतः Z5 + 5 की संक्रिया के लिए समृद्ध होगा। Z5 is closed under the operation +5। सेकेंड, अगर आप बात करोगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को जोड़ के और 5 का भाग दे रहे हो, तो पहले कोई से भी नंबर जोड़ो, फिर 5 का भाग दो, पहले बाद वाले जोड़ के फिर 5 का भाग दो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो a + b + c = a + b + c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू Z5। इसका मतलब क्या है कि पहले a और b को आपने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के 5 का भाग दे दिया, जो भी शेषफल आया उसको फिर से c में जोड़ दिया और फिर 5 का भाग दे दिया, जो भी फाइनल शेषफल है वो आपका आंसर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले b और c को जोड़ रहे हैं, जो भी शेषफल आएगा उसको हम a में जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे 5 का, फिर शेषफल लिखेंगे, तो दोनों शेषफल है वो बराबर आएंगे। तीसरा आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपके पास टाइटल रो और टाइटल कॉलम है, उसका जो उभयनिष्ठ अवयव है वो आपके पास 0 आ रहा है। कॉमन एलिमेंट ऑफ टाइटल पैरेलल टू लाइंस एंड टाइटल रो एंड टाइटल कॉलम, तो वो आपके पास आ गया 0 बिलोंग्स टू Z5, तत्समक अवयव है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आपके पास है इनवर्स, प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी रो आ रही है सब में चेक कर लो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सब में 0 आ रहा है, देख सकते हो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और फर्स्ट रो में भी 0 है। तो 0 का इन्वर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है। 1 के इन्वर्स की बात करोगे तो 4 आ रहा है, 2 के इन्वर्स की बात करोगे तो 3 आ रहा है, 3 के इन्वर्स की बात करोगे तो 2 आ रहा है और 4 के इन्वर्स की बात करोगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, जो जहाँ भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसके ऊपर जो टाइटल रो में एलिमेंट होगा वही इस एलिमेंट का इन्वर्स है। तो 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 और 4 का इन्वर्स 1। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर 2 का इन्वर्स 3 है तो 3 का इन्वर्स 2 है,
1 का इन्वर्स अगर 4 है तो 4 का इन्वर्स 1 है। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स होगा। ठीक है। अब अगर हम 5 नंबर प्रॉपर्टी और चेक करें, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में आपके पास क्या आ जाएगा, आप ए को बी से जोड़ के फिर 5 का भाग दो, और बी को ए से जोड़ के फिर 5 का भाग दो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो a + 5b = b + 5a फॉर ऑल। या कैले टेबल से भी हम सीधा बता सकते हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो ऑपरेशन टेबल आपने बनाई है, ऑपरेशन टेबल, ये आपके पास एक सममिता व्यू है। ठीक है, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो देखो, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ये आपके पास 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1। ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आता है इसके बाद सीधा यहाँ से Z5 + 5 एक आबेली समूह होगा। ये आपके पास एक आबेलियन ग्रुप है, और इस आबेलियन ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 5, क्योंकि Z5 में 5 अवयव हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक उदाहरण थे। अब आगे के जो उदाहरण हैं, आसान से उदाहरण दे रखे हैं, एक बार आप लोग ट्राई करना, जितने हो जाएं ठीक है। अगर नहीं होंगे तो फिर अपने आगे की क्लास में करेंगे। और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, क्या वो सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, लूप है, ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, ऐसे कुछ है क्वेश्चन है। तो एक बार आप उनकी ट्राई करना, जितने हो जाएं अच्छा है। अगर नहीं होंगे तो हम फिर कल की क्लास में या अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।